नमस्ते दोस्तों। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए कोई रोड मैप हो सकता है, और अगर हो सकता है तो वो क्या होना चाहिए, कहाँ से शुरू करके कैसे हमें ग्रेजुअली एक चीज़ को मास्टरी करते हुए इस भाषा को सीखना चाहिए, ताकि एट द एंड ऑफ योर लर्निंग पीरियड you should be able to make your own sentences. तो देखिए, जैसा कि लिखा है हमने fluency in spoken English. So question arises whether there exists such a roadmap. तो मैं यहाँ बोर्ड पे वो सब लिखने वाला हूँ, आप इस वीडियो को एंड तक देखें। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमारे सामने आते हैं वर्ड्स, शब्द। कुछ शब्द जो आप पहले से जानते हैं, कुछ शब्द जो आपके लिए नए हैं। वर्ड्स के साथ एक और चीज आती है, दैट इज नोन एज फ्रेजेस। वर्ड्स एंड फ्रेजेस, हिंदी में से कहेंगे शब्द और शब्द समूह। क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए नए वर्ड्स के साथ? क्या कोई नया शब्द आते ही हमें उसे डिक्शनरी में देखना चाहिए, या उस शब्द का प्रयोग कैसे करना है पहले हमें वो मालूम होना चाहिए? तो ज्यादातर लोग मीनिंग देखते हैं, हिंदी में उसको देखते हैं मीनिंग को, और फिर उसको अपने हिसाब से गलत और सही तरीके से यूज करते हैं। द राइट अप्रोच इज, फर्स्ट वी शुड नो व्हाट दैट वर्ड और दैट फ्रेज इज। वो शब्द या शब्द समूह क्या है, क्या है इससे मतलब उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, क्या है? जैसे ही आपको ये पता लगा कि वो शब्द एक नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है या एडवर्ब है, तो ग्रामर के जो नियम आपने सीखे हैं उसके अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू मेक योर ओन सेंटेंस। लेकिन अगर आपने उसका सिर्फ मीनिंग रट लिया है तो फिर आप अपना वाक्य खुद नहीं बना सकते। तो ये बात हुई वर्ड्स, फ्रेजेस एंड देयर पार्ट ऑफ स्पीच। उसके बाद लास्ट में, आखिर में मीनिंग की बात आती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अर्थ। अब उसके बाद फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश, माने फास्ट, बिना रुके, अनस्टॉपेबली हम उस कोई भी वाक्य कैसे बोलें, जो बात हमारे दिल में आ रही है, हमारे हृदय में है, जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, उसको बिना गलती के, विदाउट एरर, और फ्लुएंटली कैसे बोले बिना अटके। ये फिर एक लंबी आता है, इट्स अ जर्नी, एंड दिस जर्नी इन्वॉल्व्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, जिसमें ग्रामर के दोनों रूप, कॉन्शियस ग्रामर एंड अनकॉन्शियस ग्रामर। हम जब फ्लुएंसी की तरफ बढ़ते हैं तो अनकॉन्शियस ग्रामर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अनकॉन्शियस ग्रामर कोई अलग तरह की ग्रामर नहीं है, ग्रामर वही है, सिर्फ उसको समझने का, उसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का जो तरीका है, दैट्स नोन एज अनकॉन्शियस ग्रामर। वो हमें ज्यादा जरूरी होता है, बजाय इसके कि हम नाउन की परिभाषा, डेफिनेशन को रट लें। हमें किसी वाक्य में नाउन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ताकि फिर हम उनके साथ आर्टिकल्स ठीक से यूज कर पाए, ताकि हम उसके साथ अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स यूज कर पाए। तो ये अनकॉन्शियस लर्निंग ऑफ ग्रामर कहलाता है। इसमें ग्रामर शुरू हो गई, जैसे ही आपने पार्ट ऑफ स्पीच चैप्टर पढ़ना शुरू किया, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर ग्रामर, जिसमें आपने शब्द सीखे, शब्दों के पार्ट ऑफ स्पीच सीखे। अब बारी आती है शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने की, जहां हम स्ट्रक्चरल ग्रामर की बात करते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो रोल है, दैट इज टेंसेस। हम सभी, सारे ही एस्पिरेंट्स जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं, दे नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेंसेस। बिना टेंसेस के आप वाक्य बना नहीं सकते। तो टेंसेस में भी हमें क्या सीखना होता है, क्या सीखना चाहिए, ये जानना जरूरी है। देखिए, टेंसेस के टाइप्स आप सबको मालूम है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब आपको पता है। लेकिन स्टार्टिंग में टेंसेस को हम दो भागों में बांटते हैं, दैट इज एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब।
टेंसेस, दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर इनको नहीं समझेंगे तो जब आप वाक्य बनाने जाएंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करूँ, जब मैं क्वेश्चन बनाऊँ तब मैं उसको कैसे यूज करूँ, नेगेटिव में उसको कैसे बनाऊँ, या एक्टिव में कोई वाक्य दिया हुआ उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करूँ। ये सब जो बेसिक लर्निंग है वो इस समझ पे डिपेंड करेगी, whether you can identify and tell apart action verb type tenses and non-action verb type of tenses. इसी के साथ फिर इसके दो जो रूप हैं, that is active and passive voice. आपने ग्रामर में बहुत पढ़ा है, बहुत रटा है, but at the end of the day, if you can't use passive voice in flow, without bothering to think whether you need an active voice or passive voice, वो जानने के लिए जरूरी है कि पहले आप इसके कंसेप्चुअल आपकी क्लैरिटी, दैट्स देन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसके बाद आपने ग्रामर में एक चैप्टर पढ़ा होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। आपने उसको सिलेबस के साथ पढ़ा है और नियमों से पढ़ा है कि there is reported speech, there is this, there is that, blah blah blah, but you are not able to use indirect narration while you are speaking English. खेल खत्म हमारा। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हमने ग्रामर के माध्यम से रटा है तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड विल नेवर बी एबल टू यूज देम इन योर ओन कन्वर्सेशन। क्योंकि देखिए इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यू थिंक, यू ट्रांसलेट एंड देन यू स्पीक अप। कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें मदर टंग का इंटरवेंशन जरूर होता है। द थॉट ओरिजिनली originates, emanates in you in your mother tongue. Then you unconsciously translate it and then you speak it out. तो कहने का ये मतलब है कि ये जो ग्रामर के चैप्टर्स हैं, इनको एक और चीज के साथ हमें समझना होता है, दैट्स नोन एज ट्रांसलेशन मेथड। जितने भी बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री करने वाले बच्चे हैं, बीएड करने वाले बच्चे, दे नो इट बेटर कि ट्रांसलेशन मेथड भाषा को सीखने का सबसे सशक्त माध्यम है। उसके माध्यम से अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो यू विल नेवर falter, you wouldn't make silly mistakes while speaking English or even while speaking Hindi। तो ट्रांसलेशन मेथड सिर्फ ये हमारे यहाँ हम लोग ट्रांसलेशन मेथड से बात करते हैं, चाहे एस्पायरेंट हिंदी मीडियम से हो थॉरली या इंग्लिश मीडियम से, दोनों को जरूरत है। After all, your mother tongue is in Hindi. English is a foreign language for us. तो ग्रामर का इंटरवेंशन चाहिए, बट मदर टंग का इंटरवेंशन भी चाहिए, दोनोचीजें। तो जैसे कि मैंने लिखा टेंसेस एक्टिव एंड पैसिव, देन वी कम अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। Proper understanding of direct and indirect narration depends upon your deep and proper understanding of tenses. इसलिए मैंने शुरू में ही कहा और हम जानते भी हैं, टेंसेस जो है रूडिमेंट्री बेसिक चीज है। अगर हमने इसमें मास्टरी कर ली है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए नहीं होने वाला है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बाद ये बात हो रही है शॉर्ट और शॉर्ट सेंटेंसेस से, फिर हम जब लॉन्गर सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्गर सेंटेंसेस का मतलब है कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। ग्रामर में आप इसको ऐसे पढ़ते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, इफ यू विश टू अचीव फ्लुएंसी इन इंग्लिश, इंटरवेंशन ऑफ ग्रामर शुड बी मिनिमम एंड इफ इट इज देयर इट शुड बी अनकॉन्शियस। तो दोस्तों ये तो हम समझ गए हैं कि रोड मैप से मतलब है कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए 3 सेक्शंस हमारे पास होंगे। वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जिसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के द्वारा समझेंगे, मेकिंग सेंटेंसेस, जिसे आप ग्रामर के द्वारा समझेंगे, और तीसरा पार्ट है प्रोनाउंसिएशन, माने कि उच्चारण। उच्चारण को ठीक करने के लिए शब्द का जो भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, जो इंटरनेशनल फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके जरिए हम उसे समझेंगे, फिर उसको वर्बलाइज करेंगे, यानी बोलना कैसे है। उसके बाद जो स्टेज आती है दैट इज आर्टिकुलेशन, वो वाक्य में उसको आर्टिकुलेट करते हुए हम कैसे बोलेंगे। तो उसमें स्ट्रेस, एक्सेंट और रिदम, ये 3 चीजें काम करती हैं। लेकिन ये जितना
हैवी साउंड कर रहा है उतना है नहीं. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड देम एंड यूज देम. मैं यही विश्वास दिलाना चाहूंगा कि एनीवन एंड एवरीवन कैन लर्न इंग्लिश, प्रोवाइडेड वी proceed with logic, provided we proceed with this roadmap. Thanks.